हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। किसका? आरपीएफ कांस्टेबल का। जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है फ्रेंड्स, उसके 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का आज के इस वीडियो में से एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि आप सभी को बिल्कुल रियल क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ साथ आप सभी को क्वेश्चन कराए जाएंगे, उससे उसके साथ जो है फ्रेंड, उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे भी आप सभी को साथ साथ कराया जाएगा। जैसा दोस्तों मैंने देखा 2 मार्च का जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा था। और अगर बात कर लें स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके का फ्रेंड्स बता दें तो 2 से या 3 क्वेश्चन ही आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। जियोग्राफी का बता दें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी पूछा गया था फ्रेंड्स कि उत्तरी सरकार क्या है। दिया गया था एक पर्वत का नाम है, या फिर हिमालय पर्वत का नाम है, या फिर मैदान का नाम है, या फिर रिवर का नाम है। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैदान का नाम है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आप सभी को दोस्तों में जो पेपर हो रहा है उसका क्वेश्चन भी कराएंगे, और उसके साथ जो और क्वेश्चन बनेंगे उसे भी आप सभी को सॉल्व कराते हुए चलूँगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। किस पर्वत पर या किस राज्य में, ऐसा क्वेश्चन आया था। किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ऐसा पूछा गया था। तो भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यह पूर्वी पूर्वी खासी हिल्स पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है। एक गांव है, वहाँ पर होती है। मासिनराम को बादलों का भूमि भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बादलों का भूमि किसे किसे कहते हैं। तो मौसम राम को ही बादलों का भूमि कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे का आंसर क्या था कि पूछा गया था कि किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो हिल्स पहाड़ी जो है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसम राम से संबंधित जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे भी आप साथ देखते चलें। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ सालाना औसतन जो बारिश होती है वह कितना होता है दोस्तों, 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। साल 1985 में यहाँ पर 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ज़्यादातर जो बारिश मानसून के मौसम में होते हैं। यहाँ का आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता है। यहाँ कभी तेज कभी धीमी बौछार गिरती रहती हैं। लोगों द्वारा पास यहाँ के लोगों के पास एक जो है खास तरह का छाता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, कुनूप कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, वहाँ पूछा गया था कि मासिम राम के जो लोग रहते हैं वो बारिशों से बचने के लिए किस प्रकार का छाता का प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है। तो कुनूप का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे अधिक सोना जो है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। भारत में ज़्यादातर सोना जो है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यह सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में मौजूद खदानों में से देश का 80% से ज़्यादा सोना निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 80%। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। कर्नाटक में कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में सोने के भंडार हैं। इसे आप याद रखिएगा। कर्नाटक के किन जिलों से सोना निकाला जाता है, तो कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों से निकाले जाते हैं। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाला जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड जो है को कभी एशिया में सबसे बड़ा माना जाता था। कर्नाटक की हुट्टी गोल्ड माइंस देश की एकलौती सक्रिय प्राथमिक सोने की खदान है। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य की एकमात्र सक्रिय प्राथमिक सोने की खदान का नाम क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन। तो हुट्टी गोल्ड क्या है? हुट्टी गोल्ड माइंस है। अगला क्वेश्चन आया था कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 217 के तहत, कितने, अनुच्छेद 217 के तहत जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। अगर बात कर लें कि
शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो है राज्यपाल ही दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात कर लें कि हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, वहाँ भी राष्ट्रपति ही होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस राज्य में किया गया है? दोस्तों किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है उसे ही मौलिक अधिकार मिले हैं और गरीब व्यक्ति को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकार को जानना भी जरूरी होता है। आगे देखते हैं, ये अधिकार सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जाते हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार है वो सामान्य स्थिति में सरकार उसे समाप्त नहीं कर सकती, ऐसे इसमें बताया गया है। इन अधिकारों की सुरक्षा का पहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब आपसे इसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसकी सुरक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह करता है। आगे देखते हैं, ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्यवाही से बचाते हैं। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये अधिकार व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी जरूरी हैं। यहाँ अब नीचे जो पॉइंट है इसे आप जरूर याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्या है इस यहाँ पर आपसे पूछा पहले ये जाएगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। एक कौन सा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं वो कौन कौन से जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 में इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 29 से 30 में। यह केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार जो है यह केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद छठा जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 14 से 18 तक आप जरूर याद करिएगा। अनुच्छेद 23 में क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में जो बाल श्रम, अनुच्छेद 23 में जो बलात् श्रम है मतलब बेरोजगार जो जबरदस्ती पहले जबरन मजदूरी कराते थे जमींदार ठाकुर लोग थे, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 के तहत यह बताया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि कौन सा एशियाई नेता 2024 में प्लेन दुर्घटना में मारा गया? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं है इसलिए आप सभी को ये नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप इसे सर्च कर देख लीजिएगा कि वह कौन सा एशियाई नेता था जिसकी मृत्यु जो है 2024 में प्लेन दुर्घटना में हुई थी। आगे देखते हैं। आरबीआई का प्रत्यक्ष दर कितना है? आरबीआई का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर कितना है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? 6.5% कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। समानता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भी आप सभी को मैंने बताया अनुच्छेद 14 में है। किस में है? अनुच्छेद 14 में है। आगे देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो देवदत्त चंद्र हैं। कौन है? देवदत्त चंद्र हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई? भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई, ऐसा आपसे से पूछा गया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, की शुरुआत जो है 7 सितंबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 7 सितंबर 2005 को हुई थी, ये आप याद रखिएगा।
यह योजना जो है हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार देती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मनरेगा है या फिर भारत गारंटी योजना है, इसमें वयस्क जो लोग होते हैं उन्हें कितने दिन का रोजगार देती है, तो 100 दिन का देती है। अगर आगे बात कर लें कि यह योजना हर वित्तीय वर्ष में लागू होती है। कब होती है? वित्तीय वर्ष में लागू होती है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोजगार देती है। यह योजना जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देती है। गांधी नरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने की 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। यहाँ आप याद रखिएगा कि रोजगार दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात कर लें कि गांधी नरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने 7 तारीख को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि यह योजना जो है 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी। साल 2007 से लेकर 2008 तक इसे 130 जिलों में बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 993 जिलों में लागू कर दिया गया, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। आगे देखते हैं, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लाखों भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन किए, हड़ताल किए और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया था, तो ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसका त्याग किया गया था। इस आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना की गई। इस आंदोलन ने लोगों को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा दी। इस आंदोलन द्वारा जो आज़ादी की लड़ाई में एक अहम चढ़ा था। इस आंदोलन में साइमन कमीशन के खिलाफ भी विरोध किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2025 में कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन करेगा, तो देहरादून जो है यह 2025 में जो राष्ट्रीय खेल होगा उसका क्या होगा, होस्ट होगा, यहाँ मतलब देहरादून में यह खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के 2 मार्च के 3rd शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। मैंने आप सभी को सोचा कि करा दें ताकि आप सभी सोच सकें कि एग्जामिनर कैसा सोच सकता है, कैसा आप सभी को घुमा सकता है। पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है। अब जो फ्रेंड्स मतलब ध्यान नहीं देते हैं, जो ऐसे पढ़ लेते हैं जल्द से जल्द में, वो कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है। ऑप्शन देख सकते हैं, बिंदुसार था, बिम्बसार था, अशोक था या चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब बहुत से फ्रेंड क्या करेंगे, वो क्या टिक कर देंगे, बिम्बिसार, लेकिन बिल्कुल गलत है, बिंदुसार था। आप कंफ्यूज ना हो, आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके बेटे का क्या नाम था, बिंदुसार। बिम्बसार और बिंदुसार में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिम्बसार जो है या नहीं है, बिम्बसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, लेकिन बिंदुसार जो है वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।